हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका दृष्टि बीपीएससी एंड जेपीएससी यूट्यूब चैनल में। मैं हूं गीतांजलि शुक्ला और आज हम बात करने वाले हैं बिहार के एग्जाम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कला और संस्कृति के बारे में। कला और संस्कृति में भी सबसे महत्वपूर्ण सेगमेंट चित्रकला। आप सभी जानते हैं बिहार में सबसे ज्यादा यानी प्रमुख रूप से 3 चित्रकलाएं बेहद फेमस हैं। कौन कौन सी? मधुबनी चित्रकला, पटना कलम चित्रकला और पाल चित्रकला। तो इन तीनों चित्रकलाओं के बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे 3 एपिसोड्स के माध्यम से। आज के एपिसोड में हम विस्तार पूर्वक चर्चा करने वाले हैं मधुबनी चित्रकला के बारे में। कल और परसों इसके अन्य एपिसोड भी आएंगे जिनमें हम क्रमशः दोनों अन्य चित्रकलाओं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। मधुबनी चित्रकला को समझने से पहले ये जरूरी है कि हम ये समझें कि आखिर चित्रकला क्या होती है। चित्रकला में ही इसका जवाब आपको मिल जाएगा। चित्र का मतलब होता है डायग्राम या विजुअल। तो विजुअल के माध्यम से जब कोई आर्ट प्रदर्शित किया जाता है हम उसे कहते हैं चित्रकला। या आप चित्रकला को कैसे समझ सकते हैं कि चित्रकला एक विजुअल आर्ट है, एक दृश्य कला है जिसे आप देख सकते हैं। ये समतल और ठोस सतह पर बनाए जाने वाली एक कला है। अब आप कहेंगे कि समतल और ठोस सतह पर किसके माध्यम से? तो ध्यान रखिएगा कि चित्रकला एक विजुअल आर्ट है जो समतल और ठोस सतह पर रेखाओं, आकृतियों और रंगों के माध्यम से व्यक्ति की भावनाओं को व्यक्त करने का एक तरीका है। क्योंकि चित्रकला में रंगों का इस्तेमाल होता है, आकृतियों का इस्तेमाल होता है और साथ में रेखाओं का भी इस्तेमाल होता है और इन्हीं का मिला जुला क्रम है। रंग कितने गहरे होंगे, कहां पर इनका टोन कम होगा, आखिर इन्हें कितनी दूरी यानी कितने स्पेस के साथ बनाया जाएगा, ये सब कुछ देखा जाता है चित्रकला में। तो विस्तार से हम जानेंगे आज मधुबनी चित्रकला के बारे में, मधुबनी पेंटिंग के बारे में। ध्यान रखिएगा, चित्रकला मनुष्य के विचार, भावनाओं और उसके रूपों को व्यक्त करने का एक तरीका है, एक माध्यम है और ये बहुत प्राचीन समय से चली आ रही है। चूंकि मधुबनी एक इंपॉर्टेंट चित्रकला है बिहार में और इसे जीआई टैग भी मिला है, यानी इस कला को कानूनी संरक्षण भी प्रदान किया गया है। यह बिहार के एक खास क्षेत्र से संबंधित है जिसे हम कहते हैं मिथिलांचल। ठीक है, तो मधुबनी चित्रकला बिहार की संस्कृति को दर्शाती है। यह मिथिलांचल जैसे मधुबनी, दरभंगा और सहरसा आदि जिलों से संबंधित है क्योंकि यह मधुबनी, दरभंगा और सहरसा जिलों के लोक जीवन से संबंधित कला है। इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति भी मिली है और जापान में कई स्तरों पर आप कह सकते हैं कि मधुबनी आर्ट को प्रदर्शित बनाने को लेकर कई कलाकारों को बुलाया भी गया है। इसे मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है और यही है मधुबनी चित्रकला। ध्यान रखिएगा, मधुबनी चित्रकला 3 तरीकों से की जाती है, प्रमुख रूप से 3 तरीकों से की जाती है। पहला है भित्ति कला। भित्ति कला का मतलब क्या है? दीवार में, क्योंकि भित्ति का मतलब क्या होता है? दीवार। तो पहली अगर हम बात करें मधुबनी चित्रकला की तो इसी भित्ति में भी की जाती है। दूसरी है अरिपन कला। अरिपन का मतलब होता है लेपन के माध्यम से। ठीक है, अरिपन दरअसल संस्कृत शब्द आलेपन से आया है। आलेपन का मतलब है कि आंगन या आप कह सकते हैं फर्श पर या आप कह सकते हैं चौखट पर। देखिए, पहले के समय में चावल को पीस कर फर्श पर इसका आलेपन किया जाता था या उसे सुंदर तरीके से सजाकर बनाया जाता था और इसी से शब्द को लेकर आया गया। तो ध्यान रखिएगा कि अलिपन चित्रकला ये भी एक फर्श पर या चौखट पर बनाई जाने वाली चित्रकला है जिसमें मधुबनी आर्ट का इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं कि अरिपन से संबंधित या मधुबनी से संबंधित यह एक अरिपन चित्रकला है। और तीसरा है पट्ट चित्रकला। पट्ट का मतलब क्या है? कपड़ा या कपड़े के हिस्से पर बनाए जाने वाली चित्रकला। इसमें भी मधुबनी चित्रकला मिलेगी आपको। तो मधुबनी चित्रकला के मुख्यतः 3 प्रकार हैं, भित्ति चित्रकला, अरिपन चित्रकला और पट्ट चित्रकला, और हम इन तीनों के बारे में विस्तार से समझने वाले हैं। तो हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उससे पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है, जो कि बहुत से बच्चे कमेंट करते हैं कि उन्हें बीपीएससी फाउंडेशन का कोर्स लेना है, जेपीएससी फाउंडेशन का कोर्स लेना है, पीवाईक्यू वाला कोर्स लेना है। कई बच्चों ने मुझसे पूछा कि बीपीएससी मेंस की प्रिपरेशन कैसे करें, जेपीएससी को कैसे टारगेट करें, बीपीएससी स्पेशल की प्रिपरेशन करें। तो ये सारे कोर्स आपको मिल जाएंगे दृष्टि लर्निंग ऐप पर। और सबसे अच्छी बात क्या है कि चल रही है फ्रीडम सेल, और फ्रीडम सेल के अवसर पर ये सारे कोर्स आपको 50% तक की कम कीमत पर मिल जाएंगे। यानी आपको कम समय में किफायती तरीके से ये कोर्स मिल रहे हैं। सवाल है कि आप कहां से खरीद सकते हैं?
दृष्टि लर्निंग ऐप से। तो दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिए या फिर आप कॉल कर लीजिए 8750187501 पर। हमारी टीम आपकी मदद कर देगी, आप वहां से भी कोर्स खरीद सकते हैं। दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड करेंगे आप तो आपको बीपीएससी से संबंधित कोर्स, जेपीएससी से संबंधित जितने भी कोर्स हैं वो सारे कोर्स मिल जाएंगे। आप वहां सर्च कर लीजिएगा और आसान तरीके से डायरेक्ट भी आप उन कोर्स को वहां से खरीद सकते हैं। प्राइस भी देख सकते हैं, जो भी चीजें आपको अवेलेबल होंगी आपके लिए क्या सही है, कौन सा कोर्स लेना है, वो सब मिल जाएगा। इसके अलावा यूपीएससी की कोर्सेज भी 50% के डिस्काउंट के साथ है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये सारे कोर्स वो कोर्स हैं जो लाइव ऑनलाइन माध्यम में आते हैं, जो लाइव ऑनलाइन से आते हैं, ठीक है। उन कोर्सेज पर 50% की छूट है। बीपीएससी एंड जेपीएससी के सभी ऑनलाइन कोर्सेज और टेस्ट सीरीज पर छूट है। बुक्स पर है 25% की, बाकी सब पर है अप टू 50% की, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, दृष्टि लर्निंग ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। अब हम पहुंचते हैं कहां, मधुबनी चित्रकला पर। मधुबनी चित्रकला बिहार की संस्कृति को प्रदर्शित करती है। यह मिथिलांचल जैसे मधुबनी, दरभंगा, सहरसा आदि जिलों के लोक कला, लोक जीवन की कला है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त है। इसे मिथिला कला के रूप में भी जाना जाता है। मुख्यतः इसके 3 प्रकार हैं, भित्ति चित्र, अरिपन और पट्ट चित्र, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं भित्ति चित्र को। इस तरीके से कुछ दीवार पर ये चित्र बनाए जाते हैं और इसीलिए इसे कहते हैं भित्ति चित्र। तो भित्ति चित्र के तहत हम कह सकते हैं कि घर की सजावट के लिए जो धार्मिक चित्रों का इस्तेमाल किया जाता है, घर की सजावट के लिए धार्मिक चित्रों के माध्यम से इस प्रकार की चित्रकला को किया जाता है। जैसे राधा कृष्ण की चित्रकारी कर देना, जैसे शिव पार्वती जी की चित्रकारी कर देना, जैसे लक्ष्मी विष्णु जी का अंकन कर देना। तो मुख्यतः इसी प्रकार की भित्ति चित्रकला इसमें देखने को मिलती है। भित्ति चित्र एक दूसरे, आप कह सकते हैं एक दूसरे रूप में अंदरूनी कमरे में, कोहबर की दीवारों में या उनके कोनों पर भी अंकित होती हुई दिखाई देती है, ठीक है, ध्यान रखें। तो इस तरह भित्ति चित्र की बात करें तो इसके तहत घर की सजावट धार्मिक चित्रों के माध्यम से की जाती है। इसमें राधा कृष्ण, शिव पार्वती, लक्ष्मी विष्णु का अंकन मुख्यतः होता है। भित्ति चित्र एक दूसरे रूप में अंदरूनी कमरे, यानी जो लोगों के घर के अंदर भीतर कमरे होते हैं। कोहबर आप सभी जानते हैं कि ये विवाह उत्सव से संबंधित पूरी पद्धति है, ये ध्यान रखिएगा। कई ऐसे उत्तर भारतीय राज्यों में काफी फेमस है। विवाह से संबंधित एक खास कमरा जिसे कोहबर कहा जाता है, ठीक है। तो कोहबर की दीवारों में उनके कोनों पर ये चित्र अंकित होते हैं। यहाँ पशु पक्षी इनके भी चित्र देखने को मिलते हैं, जैसे सिंह, जहां पर सिंह है वो शक्ति का प्रतीक माना जाता है, इसलिए पशु पक्षियों का भी अंकन किया जाता है। जैसे हाथी और घोड़े को ऐश्वर्य का प्रतीक माना जाता है, इसलिए ऐसे क्षेत्रों में या भित्ति में हाथी और घोड़ों का चित्र भी अंकन किया जाता है। जैसे हंस और मयूर को शांति का प्रतीक माना जाता है, तो इनका भी अंकन किया जाता है। और सूर्य और चंद्रमा को दीर्घायु के प्रतीक माने जाते हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा की आकृतियां भी भित्ति में बनाई जाती हैं। अब हम बात करते हैं भित्ति चित्र के अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट, बेहद फेमस भी रही है, वो है आरिपन चित्रकला। आरिपन, जैसा कि हमने पहले भी कहा कि संस्कृत शब्द आलेपन से आया है। संस्कृत शब्द आलेपन से आया है, ठीक है, जिसमें जो चावल है, चावल को पीस कर उसका पेस्ट तैयार किया जाता है, ठीक है, और उसके माध्यम से इस चित्रकला को किया जाता है। फर्श पर किया जाता है, चौखट पर किया जाता है, सुंदर तरीके से आकृतियां भी बनाई जाती हैं। तो यह महिलाओं के द्वारा घर के आंगन या चौखट के सामने बनाया जाता है। इसमें पिसे हुए चावल का इस्तेमाल किया जाता है, पानी का इस्तेमाल किया जाता है और विभिन्न रंगों को मिलाकर इसमें चित्र बनाए जाते हैं। और इन चित्रों की अगर हम बात करें तो मुख्यतः 5 श्रेणियां निर्धारित की गई हैं। कौन कौन सी श्रेणियां हैं आरिपन चित्रकला के संदर्भ में, ये भी ध्यान रखें कि आरिपन चित्रकला को मिथिला की पारंपरिक लोक कला भी कहा जाता है। यह मिथिला की क्या है, पारंपरिक लोक कला है। इसमें मनुष्यों और पशु पक्षियों को दर्शाने वाले चित्र होते हैं। इसमें फूल, पेड़ तथा फलों के चित्र होते हैं। इसमें तांत्रिक प्रतीकों पर भी आधारित चित्र होते हैं। इनमें देवी देवताओं के चित्र एवं स्वास्तिक चित्र होते हैं। इसमें दीप आदि के भी चित्र होते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि आरिपन के बारे में जब हम बात करते हैं तो ये सारी चीजों को इसमें देखा जाता है, ठीक है। तो मुख्यतः फर्श या आंगन पर इस प्रकार की चित्रकला को बनाया जाता है और सामान्य तौर पर ध्यान रखें, सामान्यतः चावल के घोल को क्या कहते हैं, एपन, ठीक है, एपन के माध्यम से इस चित्रकला को किया जाता है। व्हाइट कलर जो आपको दिखाई देता है वो चावल का घोल होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य क्या है, देखिए जो एपन चित्रकला है या अरिपन चित्रकला है, इसका उद्देश्य केवल सजावटी नहीं है।
दरअसल इसमें जो हमने बात की पशु पक्षियों का उपयोग, हमने फूल और पत्तियों की बात की, तो फूल और पत्ती जो है वो समृद्धि का प्रतीक माने जाते हैं। बांस की आकृतियां बनाई जाती हैं, तो बांस की आकृतियां, चूंकि मधुबनी में बांस आकृतियां भी बनाई जाती हैं, ये वंश के बढ़ाने के प्रतीक माने जाते हैं। तो ये केवल सजावटी के लिए नहीं होते, इनका मतलब होता है कि ये शुभता के लिए भी है। इनका इस्तेमाल, या आप कह सकते हैं कि इस चित्रकला का इस्तेमाल शुभता, मंगल कामना और समृद्धि के प्रतीक के रूप में भी किया जाता है। इसलिए देवी देवताओं के चित्र, स्वास्तिक दीप आदि का भी इसमें इस्तेमाल होता है। पूरी मधुबनी पेंटिंग में ध्यान रखिएगा, इन चीजों का अक्सर इस्तेमाल होता है। वो तो इसके 3 घटक हैं, इसलिए हम इनको विस्तार से अलग अलग तरीके से पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त विभिन्न अवसरों से संबंध प्रसंग में अरिपन के अलग अलग रूप प्रचलित हैं। अलग अलग रूप कैसे प्रचलित है अरिपन के? जैसे अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए गए अरिपन में, अरिपन चित्रकला जैसे कि हमने कहा, तो अविवाहित लड़कियों के लिए तुलसी पूजा के अवसर पर बनाए गए जो अरिपन चित्र होते हैं, उनमें ज्यामितीय आकार, विशेषकर त्रिकोणात्मक और आयताकार आकारों का अधिक प्रयोग होता है। अब त्रिकोण जो आकृति होती है, अक्सर हमने देखा होगा लोक परंपरा में इसे वृद्धि या समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। इसे कहीं कहीं वृद्धि का, ठीक है, या समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। कहीं आपने देखा होगा आयताकार चित्रकार, जो आयताकार चित्रकला है, इसे स्थिरता का प्रतीक माना जाता है। इसे किसका? स्थिरता, संतोष, ठीक है, जीवन में समृद्धि, इनका प्रतीक माना जाता है। और इसीलिए जब हम बात करते हैं विवाह आदि उत्सव, जैसे खासतौर पर जब बात की जाए तुलसी पूजा के अवसर पर, इस प्रकार की ज्यामितीय आकृतियों का निर्माण किया जाता है जो शुभता का प्रतीक है, समृद्धि का प्रतीक है, वंश के बढ़ाने से संबंधित प्रतीक हैं, जो खुशी का प्रतीक है। तो अलग अलग तरीके से आकृतियां बनाकर अलग अलग प्रतीकों के माध्यम से इसे दर्शाया जाता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विवाह और उत्सवों के अवसर पर पत्तियों के आकार का सर्वाधिक उपयोग होता है। विवाह में पत्तियों का आकार, जो पत्ती होती है वो प्रकृति और सृजन, समृद्धि और खुशी का प्रतीक मानी जाती है, ठीक है। देखिए, बांस आदि वंश के प्रतीक माने जाते हैं, वंश बढ़ाने के प्रतीक माने जाते हैं। इसलिए विवाह और उत्सवों के अवसर पर अलग अलग प्रकार की फूल पत्तियों आदि का निर्माण इस चित्रकला के माध्यम से देखने को मिलता है, या इस चित्रकला के माध्यम से ये सारी चीजें होती हैं, ठीक है। अब मधुबनी पेंटिंग में ही तीसरी है पट्ट चित्रकला। पट्ट यानी कपड़े पर की जाने वाली मधुबनी पेंटिंग या मधुबनी चित्रकला, ठीक है। तो इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन, उसकी ध्यान रखें, सबसे पहले पट्ट का अर्थ है कपड़ा या कैनवास, ठीक है। इस पर जो चित्र उकेरे जाते हैं उन्हें हम कहते हैं पट्ट चित्रकला, ठीक है। इसमें किसी व्यक्ति का चित्रांकन उसके शारीरिक सौंदर्य पर ध्यान देने की बजाय महज उसके भेद को अंकित करने के साथ साथ होता है। और इसे किस पे किया जाता है? कैनवास पर किया जाता है, ध्यान रखें, इसे कपड़े पर किया जाता है। और आपने देखा होगा आजकल शॉल, साड़ी वगैरह में भी मधुबनी पेंटिंग्स आने लगी हैं, तो ये क्या है? ये पट्ट चित्र के भीतर आते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब हम बात करते हैं जो मधुबनी चित्रकला है, उस मधुबनी चित्रकला की क्या खासियत है, आखिर इसकी विशेषताएं क्या हैं। तो मधुबनी चित्रकला के बारे में ध्यान रखें, इस शैली के विषय मुख्यतः धार्मिक हैं। धार्मिक प्रकृति के आधार पर ही जो मधुबनी चित्रकला है वो आपको देखने को मिलेगी। इसके अलावा कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा और विवाह आदि के दृश्यों का भी इसमें चित्रांकन किया जाता है। तो नोट करिएगा कि इसके अलावा कुल देवता, सूर्य, चंद्रमा, तुलसी का पौधा और विवाह आदि के दृश्यों का चित्रांकन किया जाता है। प्रायः इनमें चटक रंगों का प्रयोग होता है। इनमें गहरे लाल, हरा, नीला, काले रंग का प्रयोग किया जाता है, ध्यान रखिएगा। और रंग प्राकृतिक तरीके से बनाए जाते हैं। अब आप पूछेंगे कि रंग प्राकृतिक तरीके से कैसे बनाए जाते हैं? तो हरी पत्तियों के इस्तेमाल से हरा रंग, पलास के पत्ते से आप जानते हैं ऑरेंज रंग, और इस तरीके से अलग अलग नारंगी रंग, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग प्रकार के रंगों को जौ का जो जलन होता है, जौ को जलाकर जो काला तत्व निकलता है उससे काला रंग, ठीक है। तो प्राकृतिक रंगों के निर्माण में काला रंग काजल एवं जौ को जलाकर बनाया जाता है। पीला रंग चूना एवं बेर के पत्तों का दूध मिलाकर बनाया जाता है। नारंगी रंग पलाश के फूलों से बनाया जाता है। और इस तरीके से चित्रकला को आगे विस्तार दिया जाता है। मुखाकृतियों की बात करें मधुबनी पेंटिंग में ही, तो मुखाकृतियों की आंखें काफी बड़ी बनाई जाती हैं। और आपने देखा होगा कि इसकी खास विशेषता भी यही है ना। मधुबनी पेंटिंग्स की प्रसिद्ध महिला चित्रकार की बात करें, आपको नाम ध्यान रखना है, जगदम्बा देवी,
महासुंदरी देवी, बउआ देवी, सीता देवी, लीला देवी, चंद्रकला देवी, गोदावरी दत्त और भारती दयाल आदि ये क्या है? ये मधुबनी पेंटिंग से संबंधित प्रसिद्ध महिला चित्रकार हैं। आपको इनके नाम नोट कर लेना है, ठीक है। बिहार सरकार द्वारा इस चित्रकला के संरक्षण और संवर्धन हेतु, एक तो संरक्षण यानी इसकी कंजर्वेशन, आगे आने वाली पीढ़ियों तक ये फैले, विश्व प्रसिद्ध से ख्याति भी प्राप्त हो, पीढ़ियां इनके बारे में जाने, लोग उसके बारे में अवेयर रहे, इसके लिए इसके संरक्षण और संवर्धन का काम किया गया। किसके द्वारा? बिहार सरकार के द्वारा। इसके लिए सरकार ने क्या किया? मिथिला चित्रकला संस्थान मधुबनी की स्थापना की। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि इसकी स्थापना कब हुई है, ठीक है। इसका जवाब आपको देना है, ठीक है। वर्तमान में इसे व्यापारोन्मुख एवं रोजगार परक बनाने का प्रयास किया जा रहा है। अगर हम बिहार सरकार की बात करें तो बिहार सरकार मानती है कि 20,000 से भी 25,000 लोग कारीगर आज मधुबनी पेंटिंग से अपना रोजगार पाते हैं। राज्य में इतनी बड़ी संख्या है, आप कह सकते हैं, जो इस पर अपने रोजगार पर आश्रित है। मधुबनी चित्रकारों को जापान द्वारा वहां की ट्रेनों में चित्रकारी के लिए भी बुलाया गया है। ये एक अचीवमेंट आप कह सकते हैं, क्योंकि विश्व प्रसिद्ध ये फेमस हो गई है। अब इसे जीआई टैग मिला है 2007 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको नोट कर लेना है। साथ में आपको ये भी बताना है कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित मेल, चूंकि हमने ये महिला चित्रकारों के बारे में पढ़ा, पुरुष चित्रकार कौन से हैं? चलिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि मधुबनी पेंटिंग से संबंधित पुरुष चित्रकार कौन से हैं, और ये बताइएगा कि मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग तो मिला ही है, और जिस वर्ष मधुबनी पेंटिंग को जीआई टैग मिला है वो वर्ष कौन सा है। आपको ये भी बताना है कि ये बिहार का पहला ऐसा प्रोडक्ट था जिसे जीआई टैग मिला था, या उससे पहले किसी और प्रोडक्ट को भी जीआई टैग मिल चुका था, ठीक है। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं कल दूसरे पार्ट के साथ, दूसरे एपिसोड के साथ। आप सभी पढ़ते रहिए, शुक्रिया। कमेंट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन आपको कैसा लगा। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।